Hello students. Now we come on the next experiment about the photosynthesis. और ये एक्सपेरिमेंट किया था रूवेन, कैमन एंड हैसेट। तो ये जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है ये 7th नंबर का रूवेन, कैमन एंड हैसेट, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 3 साइंटिस्ट ने दिया। इसमें देखिए इन्होंने क्या देखा। सबसे पहले इन्होंने इन तीनों ने मिलकर कहा कि O2 इवॉल्व, फोटोसिंथेसिस में जो O2 इवॉल्व होती है, O2 जो बनती है वो एक्चुअल में कहाँ से आती है, ये अपन पहले भी देख चुके हैं। O2 इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट का जितना भी ग्रीन पार्ट है वो ऑक्सीजन इवॉल्व करता है। और ये भी बताया है कि ये जो ऑक्सीजन है O2 कम्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, नॉट फ्रॉम CO2। अब तीसरा इन्होंने इस मेथड को जो यूज किया था, टेक्निक जो थी, इन्होंने यूज किया रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। तो रेडियो आइसोटोपिक जो टेक्निक थी, इस टेक्निक में देखिए इन्होंने क्या किया। इस टेक्निक में एक्चुअल में जो ऑक्सीजन है वो इन्होंने आइसोटोप लिया। ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप। प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस देखिए, इसमें अपन को H2O प्लस CO2, 6 CO2 प्लस 12 H2O, और यहाँ लाइट रिक्वायर्ड है, साथ में ग्रीन पार्ट मीन्स क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें बना क्या, तो ये भी जानते हैं अपन, C6H12O6, ये बनेगा ग्लूकोज, प्लस H2O रिलीज होता है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। देखिए ये अपनी रिएक्शन है। तो इसमें देखें तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ द O2 इवॉल्व। तो इसमें मेन देखिए ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। ऑक्सीजन इवॉल्व होती है किससे, ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, रेडियो आइसोटोप लिया ऑक्सीजन 16 CO2 के साथ में और 18 H2O के साथ में। मतलब यहाँ जो ऑक्सीजन है ये आइसोटोप कौन से वाली, 18 वाली, और CO2 यहाँ पर है, इसके अंदर ऑक्सीजन है 16 वाली। अब देखा है तो देखिए C6 मीन्स ये कार्बन किसके साथ गया, ग्लूकोज के साथ गया कार्बन। अब इस कार्बन के साथ में इसकी कार्बन डाइऑक्साइड जो इसकी ऑक्सीजन है वो देखिए कहाँ गई, ये ऑक्सीजन 6O2 माने 6O2 ये रही, माने ये CO2, ये ऑक्सीजन, इतना मान के चलिए ये ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन देखिए एक तो इसके साथ आई, मीन्स ये होगी कौन सी वाली, 16 वाली, और दूसरा यही ऑक्सीजन किसके साथ है, ये 16 वाली। तो आप देख पा रहे हैं कि जो बाई प्रोडक्ट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये जो वाटर के साथ ऑक्सीजन है वो किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब बचता है 12H2O। तो 12H2O में देखिए यहां पर ये जो ऑक्सीजन है वाटर की, देखो H इसका कहां गया, ये H गया, ये H गया 2 जगह। एक तो H गया वाटर के साथ और एक H गया किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। मीन्स ग्लूकोज में H किससे आ रहा है, वाटर से, ये देख पा रहे हैं आप। अब इस वाटर की ऑक्सीजन बच गई, ये ऑक्सीजन है 18 वाली,
तो इसका मतलब है ये ऑक्सीजन इसके साथ जाती है, मीन्स जो बाहर ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो कहां से आती है? वाटर से। तो इस रिएक्शन को आप देखिए, क्लियरली समझिए। इस रिएक्शन में इन्होंने ऑक्सीजन को एज ए आइसोटोपिक टेक्निक के थ्रू लिया। आइसोटोप दिया ऑक्सीजन का 16 और 18 वाला। तो इसमें देखा कि 16 वाली ऑक्सीजन किसके साथ जाती है? ग्लूकोज के साथ जाती है और वाटर के साथ जाती है, लेकिन जो बाहर इवॉल्व होती है ऑक्सीजन वो किसकी होती है? H2O की। तो H2O का यहाँ पर यदि अपने इस H2O की बात करें तो इस H2O का होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में जो हाइड्रोजन गया इसमें ग्लूकोज के साथ में, तो वो हाइड्रोजन किसका था? वाटर का। तो यहाँ पर इस CO2 का क्या होता है? रिडक्शन। तो ये कौन सी प्रोसेस है? रेडॉक्स। मींस ये बाद में क्लियर हुआ। तो रूमन कैमन एंड हैसिड ने कहा कि भाई ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो किससे आती है? वाटर से। चलो ठीक है। यहाँ पर फिर आज बाद में जाकर के यहाँ पर एक अपन क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में देखा जा रहा है कि 12H2 used as सबस्ट्रेट। वाटर के 12 मॉलिक्यूल का यूज होता है सबस्ट्रेट फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल यदि बनाना है तो उसके लिए 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिक्वायर्ड होता है। 12 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है। देखिए अपन ने ऐसा कहा ग्लूकोज का सिंथेसिस होना, ये जो ग्लूकोज का सिंथेसिस होना ये किस रिएक्शन में होता है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में सिंथेसाइज होता है ग्लूकोज स्टोमा के अंदर। वाटर का ऑक्सीडेशन, ये जो वाटर का ऑक्सीडेशन है ये कौन सी रिएक्शन है? लाइट रिएक्शन है। ये बात अपन पहले देख चुके थे। जो लाइट रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हिल, तो इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइट रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन होता है किसका? वाटर। और ये जो डार्क रिएक्शन है इसमें CO2 का होता है रिडक्शन, और रिडक्शन से फिर बनता है ग्लूकोज, राइट। तो CO2 को रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग पावर मींस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में बनती किसमें? लाइट रिएक्शन। तो देखिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसको अपन ऐसे देखें, जैसे यहां पर जो डार्क रिएक्शन है इसको केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल में किसका फिक्सेशन होता है? कि इन केल्विन साइकिल फिक्सेशन ऑफ CO2। अब वहां से इस पॉइंट को देखिए, 1 केल्विन साइकिल इज इक्वल टू 1 कार्बन फिक्स। एक कार्बन फिक्स होता है, एक केल्विन साइकिल, राइट। अब अपने को कितने कार्बन चाहिए? 6। तो 6 केल्विन साइकिल फिक्स द 6 कार्बन, 6 कार्बन चाहिए। तो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनाना है तो अपन को 6 कार्बन चाहिए और 6 केल्विन साइकिल रिपीट होगी इसके लिए। अब 1 केल्विन साइकिल में 1 कार्बन फिक्स होता है, तो 1 कार्बन को फिक्स करने के लिए देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें 12H2 चाहिए, 12H2। तो यहां पर देखिए 12H2O ऑक्सीडाइज, देन 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज बनेगा 12। अब अपन बात करते हैं कि 2H2O मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे तो 1 कार्बन फिक्स होगा, एक कार्बन फिक्स होगा। क्लियर हो रहा है? अब आप देखिए 2H2O मॉलिक्यूल एक कार्बन को फिक्स करते हैं। अब इस एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 1 कार्बन, यदि अपन यहां बात करें 1 कार्बन फिक्स,
एक कार्बन फिक्स करना है, तो अब यहां पर अपन को कितनी केमिकल एनर्जी चाहिए। देखिए ये जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा था, बनता क्या है, NADPH2 और ATP ये बनता है। तो 1 कार्बन को फिक्स करने के लिए अपने को कितनी केमिकल एनर्जी चाहिए, रिड्यूसिंग पावर चाहिए। तो इसमें आप देखिए यहां पर अपन को 2 NADPH2 और 1 ATP इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो फिक्सेशन ऑफ 1 कार्बन इन केल्विन साइकिल 2 NADPH2 and 1 ATP आर रिक्वायर्ड, ये जरूरी है। बस हो गया अपना काम। अब आप समझ सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ द H2O इज इक्वल टू 1 कार्बन फिक्स, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द H2O से प्रोड्यूस क्या होता है, 2 NADPH2 and 1 ATP। तो अब आप बताइए यहां पर अपन बात करें कि जो 2 NADPH2 इज इक्वल टू 1 ATP इज इक्वल टू 1 कार्बन, तो आपसे कहा जाए 6 कार्बन को फिक्स करना है। तो 6 इंटू 12 क्या चाहिए अपन को, NADPH2 ये रिड्यूसिंग पावर है, 12 इंटू सॉरी ये 1 नहीं 3 है, इसको करेक्ट कीजिए। 2 NADPH2 प्लस 3 ATP आर रिक्वायर्ड फॉर 1 कार्बन फिक्सेशन, या ऐसा कह सकते हो 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज इसको फिक्स करने के लिए अपने को 6 कार्बन चाहिए। तो एक कार्बन को फिक्स करने के लिए ये वाला है, तो अब 6 कार्बन को फिक्स करना है। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर 18 ATP ये रिक्वायर्ड, इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन आगे आ सकता है। मतलब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर अपन ने रूबन, कैमन एंड हेसेट के एक्सपेरिमेंट से लिया। तो इस एक्सपेरिमेंट में अपन को क्या दिखा कि ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से आती है, वाटर से। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने यूज़ क्या किया, रेडियो आइसोटोप यूज़ किए, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन है वो 16 वाली है, 16 आइसोटोप है, और वो वाटर के साथ में वो 18 आइसोटोप है। दूसरा 1 कार्बन जो फिक्स होता है एक केल्विन साइकिल में। अब चूंकि अपन को 6 कार्बन चाहिए ग्लूकोज के लिए, तो 6 केल्विन साइकिल अपन को रिपीट करनी पड़ेगी। उसके कितने टर्न होंगे, 6 टर्न ऑफ द केल्विन साइकिल इज इक्वल टू 1 ग्लूकोज सिंथेसाइज। अब 1 ग्लूकोज सिंथेसाइज इन द डार्क रिएक्शन में यूज होती है एनर्जी, जो कहाँ मिलती है अपन को, लाइट रिएक्शन में, वाटर के ऑक्सीडेशन से। तो क्वेश्चन उठा कि वाटर मॉलिक्यूल अपन को रिक्वायर्ड क्यों है, 1 ग्लूकोज बनाने के लिए 12 मॉलिक्यूल ऑफ द H2 क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि 1 कार्बन फिक्स होता है तो अपने को चाहिए 2 H2O, क्योंकि 1 ग्लूकोज 1 कार्बन इज इक्वल टू 2 H2, तो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 कार्बन है, तो अपन को 12 हो गया। अब इसमें जो वाटर है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर ऑक्सीडाइज हुई, उसके बदले में क्या पैदा हुआ, कौन सी एनर्जी, कितनी एनर्जी पैदा हुई, वो देखिए। 2 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर ऑक्सीडाइज होंगे तो एक कार्बन फिक्स होगा। तो एक कार्बन को फिक्स करने के लिए अपने को जो रिड्यूसिंग पावर है वो अपन को 2 NADPH2 3 ATP रिक्वायर्ड होंगे। इस तरह से अपन को 6 कार्बन फिक्स करना है, तो अपने को चाहिए 12 NADPH2 एंड 18 ATP। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है, कंसेप्ट याद रखिए यहाँ से, और इस वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा याद रखिए। पहला मेथड यानी अपना 7th एक्सपेरिमेंट हुआ इन फेवर ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब अपना नेक्स्ट जो 8th एक्सपेरिमेंट है उसको अपन देखते हैं। अब देखिए इसमें अपन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो अभी तक अपन ने 7 एक्सपेरिमेंट देख लिए। इससे पहले वाला एक्सपेरिमेंट अपना रूबन, कैमन एंड हेसेट का था, जिसमें उन्होंने क्या प्रूव किया, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द H2 इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। इसके लिए उन्होंने आइसोटोप का यूज किया। अब दूसरा जो नेक्स्ट लास्ट एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस का, ये एक्चुअल में एंगलमैन एक्सपेरिमेंट देखिए क्या है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या डिस्क्राइब,
इन्होंने डिस्क्राइब फर्स्ट फोटो स्पेक्ट्रम, बाय यूजिंग, इन्होंने यूज क्या किया देखिए, बाय यूजिंग प्रिज्म का यूज किया। और इस प्रिज्म का कंसेप्ट अपन जानते हैं कि जो लाइट इसके अंदर डालते हैं अपन, उसके बाद जो लाइट इससे बाहर आती है, तो वो न्यूटन ने वैसे एक्सपेरिमेंट किया था इसके बारे में कि प्रिज्म, कोई भी जो वाइट ये जो अपनी लाइट दिख रही है, तो इस लाइट का एक्चुअल में क्या होता है, स्पेक्ट्रम कंपोनेंट होते हैं 7। अपन सभी जानते हैं लाइट जो वाइट है उसके अंदर 7 कलर होते हैं। तो इस प्रिज्म का यूज करके इन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि लाइट को स्प्लिट किया। कैसे स्प्लिट किया इन्होंने देखा, इन्होंने सबसे पहले ये देखिए प्रिज्म को जनरली अपन इस टाइप से इन्होंने रख के देखा, ये प्रिज्म है, इसका ये बेस है और ये अपेक्स, ये बेस ये अपेक्स है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। अब यहां से लाइट, ये सनलाइट है और इस सनलाइट को इन्होंने पास किया इस प्रिज्म से, तो देखा कि जो सनलाइट यहां से पास होकर के बाहर आती है, ये सनलाइट, तो ये एक्चुअल में इसके ये स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। 7 कलर अपन जानते हैं, V I B G Y O R, विब्जियो, ये 7 कलर है लाइट, और इन 7 कलर को स्प्लिट कर दिया इस एक्सपेरिमेंट में। तो अब ये जो फोटो स्पेक्ट्रम, ये तो अपना प्रिज्म है, और इस प्रिज्म से लाइट को जब पास किया तो लाइट स्प्लिट हो गई कितने, 7 स्पेक्ट्रा। अब इस 7 स्पेक्ट्रम को इन्होंने क्या किया, एक एलडी क्लेडोफोरा, इस एक्सपेरिमेंट में कौन सी एलडी यूज हुई, क्लेडोफोरा। तो इन्होंने देखा कि देखिए अपन, अब इसमें अपन जानते हैं कि इसका जो लैम्डा होता है लाइट का, वो लैम्डा ये होता है 400 नैनोमीटर, ये 450 होता है, रेड होता है 700 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक, अब इस वेवलेंथ को इन्होंने, अब इस लाइट को किसमें डाला, एक एक्वेरियम। ये देखिए मान लीजिए ये एक्वेरियम, और इस एक्वेरियम में इस लाइट को डाला, तो इस एक्वेरियम के अंदर जो वाटर है, इस वाटर में इन्होंने एक एलडी को रखा, ये एलडी मान लीजिए, ये एलडी, ठीक है। और ये जो एलडी है, ये एक्चुअल में एलडी कौन सी है, क्लेडोफोरा, एलडी इज द क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा एलडी, नाम याद रखो इसमें, क्लेडोफोरा एलडी पर लाइट पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस करेगी। अब ये देखना है अपन को इस एक्सपेरिमेंट में कि इस लाइट स्पेक्ट्रम का, फोटो स्पेक्ट्रम के थ्रू कहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, कौन सी वाली वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस को ज्यादा अफेक्ट करती है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लाइट है, इसको एक्चुअल में बोलते हैं अपन PAR, ये पूरी जो लाइट है इसको अपन नाम देते हैं PAR, पूरा यहां से यहां तक ये PAR मीन्स फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ये वो रेडिएशन है, ये वो स्पेक्ट्रम है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। अब एलडी जो है वो क्या करेगी, ये एलडी इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। तो अपन देखते हैं एब्जॉर्प्शन किस किस रीजन में ज्यादा हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
तो देखिए यहाँ इस रीजन में देखें तो कौन सी लाइट पड़ रही होगी, यहाँ पर V, इस पोर्शन में Vi की लाइट है, ये वाली लाइट कौन सी आ रही है V। इस रीजन में देखें तो I, इस रीजन में B, यहाँ पर G, ये G, यहाँ पर Y, ये O और ये R, ये लाइट ये पड़ रही है, यानी इस रीजन में, इस एक्वेरियम में जहां पर ये एलगी है तो कौन सी लाइट आ रही है, V मींस वॉयलेट आ रही है। अब इस लाइट ने देखा कि किस रीजन में लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, तो लाइट का एब्जॉर्प्शन देखा गया, ये अपन एब्जॉर्प्शन देखें तो अपन को यहां और यहां इस रीजन में ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद में यहां तक लाइट कम एब्जॉर्ब हुई, और इस रीजन में देखा यहां से यहां तक से ज्यादा एब्जॉर्ब हुई। देखिए कैसे ये लाइट का एब्जॉर्प्शन, तो देखा कि इस रीजन में लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, फिर यहां से कम एब्जॉर्ब हो रही है इस रीजन तक O तक, O के बाद देखा तो फिर ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है लाइट, मींस लाइट का कौन सी लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब की इस क्लेडोफोरा एल्गी, वॉयलेट कलर की, इंडिगो कलर की और ब्लू कलर की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब किया। यहां पर ये एक्चुअल में किसको शो करता है, ये शो करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये वो स्पेक्ट्रम है लाइट की, ये वो है जो एब्जॉर्ब हो गई। तो एब्जॉर्प्शन कौन कौन सी लाइट का ज्यादा हो रहा है इस एलगी के थ्रू, VIV, ध्यान देना, और रेड वाले जिसकी वेवलेंथ कितनी है 700 नैनोमीटर। अब इस लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद जब लाइट एब्जॉर्ब हुई होगी, ग्रेना पे पड़ी होगी, ऑक्सीडेशन हुआ होगा किसका, वाटर का, वाटर के ऑक्सीडेशन से एनर्जी पैदा हुई होगी, केमिकल एनर्जी NADPH2 एंड ATP, उसका यूज हुआ होगा डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन में सिंथेसाइज हुआ क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज के सिंथेसाइज होने के साथ इधर जो वाटर ऑक्सीडाइज हुआ उसने क्या इवॉल्व की, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, ध्यान दीजिए। अब मान के चलें यहां पर किस रीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व है, तो देखेंगे अपन इस वाले रीजन में, इस रीजन में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये क्या है यहाँ पर O2 है, और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा निकली होगी, ऑक्सीजन बबल, ये O2 है, O2 बबल है। तो भाई O2 बबल किस रीजन में ज्यादा निकले होंगे, जिस रीजन में लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हुई, समझ आ रहा है ना। ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर मतलब फोटोसिंथेसिस की रेट यहाँ ज्यादा है। तो इस रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी, वो देखिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इस रीजन में क्या होगी, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में देखें तो जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व हो रही है वहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी। तो देखिए इस रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, फिर इस रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हुई है, फिर इसके बाद इस रीजन में ज्यादा है। तो ये एक्चुअल में किसको शो करता है, दिस इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखिए कहां कहां ज्यादा होती है, इस रीजन में। तो इन्होंने देखा कि ऑक्सीजन जहां ज्यादा है तो उस रीजन में बैक्टीरिया भी सबसे ज्यादा मिले। तो यहां पर ये देखिए ये ग्रीन कलर के क्या हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, ये एरोबिक बैक्टीरिया है। तो एरोबिक बैक्टीरिया उधर मिलेगा ज्यादा जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन ज्यादा है इसका मतलब अगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई है, फोटोसिंथेसिस में लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से देखिए कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन में देखें अपन तो इसके कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष ये है कि यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहला कंक्लूजन ये निकला कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस रीजन में ज्यादा है, VIV एंड R मींस रेड रीजन में,
दिख रहा है अपन को, VIB रीजन में ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, दूसरा किस रीजन में, R रीजन में। सेकंड कंक्लूजन इसका क्या है, सेकंड कंक्लूजन देखें तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज हायर, किसमें, इसमें ही, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज हायर, कहां पर ज्यादा है, ये इसी रीजन में ज्यादा, VIB एंड R, ये देखिए ये भी दिख रहा है। तीसरा मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया की मैक्सिमम ग्रोथ कहां ज्यादा हुई है, VIB एंड R। तो ये एक्सपेरिमेंट देखिए, इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला कि जो सनलाइट होती है उस सनलाइट के अंदर अलग अलग वेवलेंथ की क्या होती है, स्पेक्ट्रम कंपोनेंट है ये 7। उस कंपोनेंट में जो वॉयलेट है वो होता है 400 एंगस्ट्रॉम और रेड वाला 700 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा को अपन देखें तो लैम्डा इक्वल टू देखिए क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ई, ये अपन जानते हैं, ये आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे। मींस जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर मिनिमम एनर्जी किसकी है, रेड की, और मैक्सिमम एनर्जी किसकी है, वॉयलेट की। तो अब आप देखिए कि ये जो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि अपन VIBG/OR इन लाइट को देखें तो इस लाइट को अपन ने क्या कहा, पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। अब इसमें क्या होगा, इसका जो लैम्डा है वो 400 नैनोमीटर है, इसका 700 नैनोमीटर है। तो 700 से ज्यादा, मैंने जिसका वेवलेंथ ज्यादा हुआ 800 हुआ, तो उसका एनर्जी कम हो जाएगा। तो इसके बाद वाली लाइट को 700 से 700 मान लीजिए आगे इसके जा रहे हैं तो अपन 800 एंगस्ट्रॉम या फिर और नैनोमीटर से। तो जैसे ही 7 से आगे जाएंगे यानी लैम्डा बढ़ेगा तो ई कम होगा। तो ये जो लाइट है इसके बाद वाली लाइट क्या कहलाती, इंफ्रारेड। ये इंफ्रारेड होता है, ये बैक्टीरिया के लिए यूजफुल होती है, इसमें बैक्टीरिया ज्यादा होता है। और जिसकी वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो इससे पहले वाली जो लाइट है मींस इधर 300 नैनोमीटर और इधर वाली 100 तक और इससे नीचे जाए, तो ये जो लाइट है इसको बोलते हैं यूवी रेज। ये यूवी रेज है। तो यूवी रेज ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, इसका लैम्डा कम होता जाएगा तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो एनर्जी बढ़ती जाएगी तो तब इस रेज को अपन क्या बोलते हैं, यूवी रेज। अब बीच का जो बचा यहां से यहां, ये वो रेडिएशन है जिसको फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव रेडिएशन कहते हैं, PAR बोलते हैं। तो इस पर एक्सपेरिमेंट किसने किया, एंगलमान ने। इस एक्सपेरिमेंट में डिस्क्राइब किया गया कि जो सनलाइट है, फोटो स्पेक्ट्रम है, वो 7 स्पेक्ट्रम कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है जब इस लाइट को किससे पास करते हैं, प्रिज्म से। उसके बाद इस लाइट को इन्होंने एक एक्वेरियम में डाला जिसमें कौन सी एल्गी रखी, क्लेडोफोरा, और उस एल्गी द्वारा एब्जॉर्प्शन लाइट का हुआ। तो कौन कौन सी लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू। तो इसमें जब लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है तो इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा है, ऑक्सीजन इवॉल्व ज्यादा होती है और इस रीजन में एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करते हैं कंपेयर टू ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। फिर से राइट जो रेड लाइट है जहां पड़ती है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है,
तो वहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा निकली है और उस रीजन में फिर से अपन को क्या ज़्यादा मिले, एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये भी अपन ने देखा किसके फेवर में, फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से अपन ने जितने भी एक्सपेरिमेंट देखे थे, टोटल 8 एक्सपेरिमेंट हो गए। इनको पढ़ने के बाद में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो आप सेफ है नीट को लेके और एम्स को लेके। अब अपन नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक।